नाज़रीन, आज हुकूमत के मौक़िफ़ में अचानक ड्रामाई तब्दीली सामने आई। चंद रोज़ पहले जो बुज़रा इलेक्शन कमीशन की हिमायत में बयान दे रहे थे, आज वही बुज़रा सामने आए और इलेक्शन कमीशन से ही मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। ये इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन को शफाफ न बना सका, अपने फ़राइज़ दुरुस्त तरीके से अंजाम न दे सका। हुकूमत का मौक़िफ़ है शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बदउनवानी यानी करप्ट प्रैक्टिसेस का सदेबाब करना भी इलेक्शन कमीशन का ही जिम्मा है। लेकिन हुकूमत के नजदीक हफीज शेख के मुकाबले पर यूसुफ रजा गिलानी को ज्यादा वोट पड़ना, उनके बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आना, यह साबित करता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर सका। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन कौम का एतमाद खो चुका है। इस वजह से हुकूमत सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं बल्कि पूरे इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है। हुकूमत की इलेक्शन कमीशन से नाराजगी की वजह यह है कि वो सेनेट इंतखाबात में खुफिया वोटिंग का खात्मा चाहती थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सेनेट इलेक्शन में डाला गया वोट खुफिया जरूर होता है, लेकिन इसका खुफिया होना हतमी नहीं है। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पेशकश की ऐसा तरीकाकार बनाने की जिसके तहत बैलेट पेपर पर कोई निशानी लगा दी जाए और बाद में जरूरत पड़ने पर पता चलाया जा सके कि किस उम्मीदवार ने किसको वोट दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की पेशकश मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। अब अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर उसका क्या हल है? उसका एक ही हल है, किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। ये बात भी अहम है कि आज इलेक्शन कमीशन पर एतराज करने वाली हुकूमत चंद दिन पहले तक उसकी तारीफें कर रही थी, इसे गैर जानिबदार कह रही थी, साख वाला इदारा कह रही थी, इसके किए गए फैसले कबूल करने का ऐलान कर रही थी। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इंडिपेंडेंट और क्रेडिबिलिटी वाला इदारा है, हमारी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे लोग लगाए हैं। हम यही तवक्को करते हैं कि वो पूरी आज़ादी तरीके से अपने फैसले करेंगे और जो उनका फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के मुस्लिम के मुस्ताफी होने के हुकूमती मुतालबे पर शदीद तनकीद की है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन में शिकस्त का बदला इलेक्शन कमीशन से ले रही है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अब इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इमरान खान के इस्तीफे का वक्त आ चुका है। आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों पे हमला आवर होना क्या होता है। अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? इलेक्शन कमीशन ने अगर डस्का के इलेक्शन में आपका हुक्मनामा नहीं माना, आपके डाके को एक्सपोज कर दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आईनी इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े। अब इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे मांगते हैं, खान साहब अब बाकियों से नहीं मांगे, अब तो आपके इस्तीफे का टाइम है और बहुत जल्द है। जिस रोज सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, उस रोज ये इंकशाफ भी हुआ कि पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे लगाए गए थे, जिसके बाद हुकूमत और अपोजिशन के तीन नुमाइंदों पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई। ये जिस जगह पे खोखर साहब इस वक्त खड़े हैं जी, इधर वो बूथ बना हुआ था, बिल्कुल वो जो जहाँ पे लोगों ने अपने पेपर स्टैंप करने थे। अब ये देखिए जी, ताकि आपको कोई इबाम ना रहे, ये देखें, ये पहला कैमरा जी, ये पहला कैमरा है जी, ये लगा हुआ था बिल्कुल उस एंगल से कि आप साफ देख सकें कि स्टैंप किसने कागज के ऊपर किस जगह की है। हुकूमत जिन वजूहात पर इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, कुछ ऐसे ही इल्जामात दस्का इलेक्शन के बाद हुकूमत पर भी लगे थे। नाज़रीन, 20 रिटर्निंग अफसरान को गायब कर दिया गया था। इंतजामिया के अफसरान ने इलेक्शन कमीशन से ताउन न किया था। आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए तहरीरी बयान में यही कहा है कि पंजाब हुकूमत ने डस्का इलेक्शन में मनपसंद अफराद तायनात करके इंतखाबात मुतनाज़े बनाए। पाबंदियों के बावजूद जुल्फ़िकार विर्क को DSP डस्का की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। हुकूमती ओहदेदारान, सिक्योरिटी एजेंसीज और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि इंतजामिया अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम रही। इसी वजह से इंतखाबात के रोज पुरतशद्दुद वाक़यात देखने में आए। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक केस की समाअत कल करेगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर हुकूमत फ़राइज़ की अंजामदही में नाकामी पर इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है, तो डस्का इलेक्शन में यही इल्ज़ामात खुद हुकूमत पर लगाए गए हैं। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत और नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा से। सदाकत साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले मैं आपको दोबारा सुनवाता हूँ। मैं पहले आवाम को सुना चुका हूँ
कि यही वो इलेक्शन कमीशन है जिसकी तारीफों के पहले पुल बाए गए थे, जिसकी क्रेडिबिलिटी के नारे लगाए गए थे। एक दफा दोबारा सुन ले आप, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इंडिपेंडेंट और क्रेडिबिलिटी वाला इदारा है, हमारी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे लोग लगाए हैं। हम यही तवक्को करते हैं कि वो पूरी आज़ादी तरीके से अपने फैसले करेंगे और जो उनका फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। तो ये अचानक तब्दीली कैसे हो गई मिजाज में अब्बासी साहब? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारे लगाए हुए लोग हैं, क्रेडिबल लोग हैं, फिर आप कह रहे हैं जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे। अब कबूल क्यों नहीं है आपको फैसले? अली हैदर साहब बहुत शुक्रिया। अली हैदर साहब, आपको और मुझे जो लोग हायर करते हैं, जो किसी काम के लिए हमें रखते हैं, वो हमारी कारकर्दगी को बाकायदा देखते हैं और अगर कारकर्दगी अच्छी होगी तो आपकी तारीफ़ें होंगी और आपकी प्रमोशन होगी। और अगर किसी बड़े इम्तहान में आप और मैं नाकाम होते हैं तो हम अपने जो लोग भी हमारे ज़िम्मेदार हैं उनको जवाब देना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, उसके लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमने देखा कि उन्होंने उनकी कारकर्दगी थी सेनेट का इलेक्शन करवाने में, उस सारे इलेक्शन को बजाय इसके कि हमने बहुत शोर शराबा किया कि इसमें करप्शन हो रही है और करप्शन रोकना आपकी जिम्मेदारी है, उनको अदालतों से भी वजाहत करवा के दी कि जी आप इस जो बैलेट पेपर जो आपका सबसे बड़ा मसला है कि सीक्रेट बैलेट है, इसको आप दायमी तौर पे सीक्रेट नहीं रख सकते। साहब, ये सेनेट के हॉल में एक कैमरा इलेक्शन कमीशन ने लगवाए थे सर, वो नाकाम हुए। इलेक्शन ये जिम्मेदारी आपकी थी या ये इलेक्शन कमीशन की थी? जो आपके लोग बिके हैं वो इलेक्शन कमीशन का कसूर है कि आपके लोगों का ईमान ही इतना हल्का है कि वो बिक जाते हैं बात बात पे? देखें अली साहब, किसी भी मुआशरे में ना किसी क्रिमिनल को देख के आप उस मुआशरे का फैसला नहीं करते। अगर जस्टिस सिस्टम उस मुआशरे का ठीक हो तो क्रिमिनल्स हर जगह पे होते हैं, वो क्राइम कर नहीं सकते। क्रिमिनल तो हैं 40 साल से, आपको पता है, ये हमेशा खरीदते हैं और बड़े मजबूत सौदागर हैं। अब हमारी तरह के कमज़ोर लोग भी आते हैं जो ये इनके पैसों से और इनकी अट्रैक्शन से फंस जाते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी इदारे की होती है जिसको आईनी तौर पे ये उसने गार्ड करना था करप्ट प्रैक्टिसेस को, वो गार्ड नहीं किया। हुकूमत ने, पॉलिटिकल पार्टी ने सारे सबूत दिए और 2 रातें पहले वीडियोस भी आ गई लोगों का सौदा लगते हुए। लेकिन इस सारी कोशिश के बावजूद हम एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उस सारे प्रोसेस को रोकना, उसको ठीक करना, आइन और कानून के डायरेक्शन और वजाहत के बावजूद उस इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है सर, मैं अस्मा साहिबा को भी इसमें उनका कमेंट लूं, उसको इंश्योर नहीं किया, बंदे आपके बिक रहे हैं कि उनका रुझान, बंदे आपके बिक रहे हैं सारे प्रोसेस, पैसों की दथियां देख के उनका ईमान डोल जाता है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। जी अस्मा साहिबा, क्या कहेंगी इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अली। देखिए, इसी से इनके स्टेटमेंट से अंदाजा लगाइए कि हम पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं, हम सल्तनत इमरानिया में रहते हैं, जहां पर जो इस बादशाह सलामत को अच्छा लगता है सबको वो बात करनी चाहिए और सबको सिर्फ वो कहना चाहिए जो बादशाह सलामत सुनना चाहते हैं। अब ये जो अभी कारकर्दगी जो नापने और जांचने की बात कर रहे थे, इनका प्रॉब्लम ये है कि ना इनका आइन से कोई ताल्लुक है, ना इनका किसी कानून से कोई ताल्लुक है। इलेक्शन कमीशन एक जो है वो खुद मुख्तार इदारा है। अभी आपने वो नहीं चलाया, वो भी एक शॉट चलाए ना, जिसमें इदारों को इन्होंने बहुत बाख्तियार करना था और इदारे जो है वो बहुत आसमान पे इन्होंने पहुंचा देने थे और आज ये इदारों को ब्लैकमेल करने पे तुल गए। और जो ये इनको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक टेन्योर पोस्ट है और उस टेन्योर के अंदर जो है वो उनको हटाया नहीं जा सकता और अगर हटाना हो तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना जाए। कौन रोकता है आपको? अब पता नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो वीडियो की ज़द में नहीं आए और अब वो ज़द में नहीं आए तो फिर उनको उससे इस्तीफा मांगना है। इस्तीफा कौन मांग रहा है? ओ भाई, तुम इस्तीफा दो, जिनसे पूरी कौम इस्तीफा मांग रही है, जिनसे पार्लियामेंट इस्तीफा मांग रही है, जिससे आम आवाम इस्तीफा मांग रही है, पॉलिटिकल पार्टीज इस्तीफा मांग रही है, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है इस मुल्क के अंदर, इन्होंने कख परफॉर्म नहीं करके दिया इस मुल्क के अंदर, ख्वाब दिखाए थे। अच्छा, नहीं वैसे अज़मा साहबा एक बात है, वो ये जो कह रहे हैं कि जी ये लोग बिक जाते हैं, हमारे लोग बिक जाते हैं और 70 साल से हो रहा है, वो खरीदने वाला होता है तो बिक जाते हैं ना। अब वो खरीदने वाले और तो कोई था नहीं, या आप होंगे या पीपल्स पार्टी होगी, तो ये धब्बा आप पर भी तो है कि अगर जायद वोट पड़े हैं और अगर ये तो कह रहे हैं हमारे लोग बिके हैं, मान रहे हैं हमारे लोग बिके हैं, तो फिर आपने खरीदे। पता नहीं, मतलब शर्म तुमको मगर क्यों कर नहीं आती, ये सुना होगा ना आपने मिस्टर, कि वो बिके हुए लोगों से फिर आप एतमाद का वोट काहे के लिए लेने बैठ गए थे? हिम्मत करें ना, उनके नाम दें इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन को करें इनको डीसी, क्योंकि ये बिके हुए हैं।
यहाँ पे आके बिके हुए हैं, फलाने हैं, पार्लिमानी पार्टी में जो है वो उनके तरले मिन्नतें करना, उनको बैठा के जो है करोड़ों रुपए के फंड देना, ये सब जायज होता है? ये कैसे होता है? आप एक तरफ बिकाऊ माल कह रहे हैं और फिर ये है कि इनके इल्जाम लगाने से इल्जाम साबित हो जाएगा। अब यही बात है ना कि जो ये कहेंगे वो बस उसको आप मान लें और जो है वो चूंकि बादशाह सलामत के मुंह से निकल आया है, उनका ख्याल ये है कि ऐसे हुआ होगा, बस ये ऐसे ही हुआ होगा। ऐसे होता नहीं। हर चीज का तरीकाकार है। अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो जिसने पैसे लिए हैं वो भी मुजरिम है। उन दोनों को पकड़ कर दिया इलेक्शन कमीशन को, मैं इनके साथ हूँ। लेकिन इखलाकी जुर्रत और वो कुर्सी की परवाह नहीं और ये और वो और हैसियत और जो है वो ये है कि उनसे एतमाद का वोट भी लेना, उनको अपने साथ बैठा के भी रखना है, दूसरों के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालने से बात। अच्छा चले एक काम करते हैं, इनसे एक और सवाल हुकूमत से पूछते हैं, क्योंकि अब्बासी साहब आप हुकूमत में हैं तो जवाब ज्यादा आप तरफ ही बनते हैं, आप ही को देने होंगे। सर ये मुझे बताइएगा, आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं तो मुसाफी होने का वजह उसकी है कि वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं रोक पाया, वो खरीदारों को रोक नहीं पाया, जो खरीदार बैग लेके बैठे हुए थे इस्लामाबाद में। आपको और आपके वजीर दाखिला के बकौल आपके प्राइम मिनिस्टर को और वजीर दाखिला को नाम तक पता है उन 16-17 लोगों के जो बिके हैं। आप एक्शन ले नहीं रहे उनके खिलाफ, क्योंकि वो 17 लोग अगर 181 में से निकल जाते तो फिर हुकूमत नहीं रहती। तो इलेक्शन कमीशन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब वो करे, ठीक है उसको करना चाहिए, लेकिन आप भी तो कुछ करें ना सर, आप भी तो उन बिकने वालों के नाम अया करें। मैं अली आजमा साहिबा ने कहा कि हमें शर्म नहीं आई, यकीन माने बहुत शर्म आई। हम 2 दफ़ा हमारे लोग बिके और बहुत शर्मिंदा हैं हम इस सारे निज़ाम में। लेकिन आप अपनी ही अदाओं पे कुछ गौर करें, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। ये 30 साल से बिकने वालों को कभी शर्म आई? 30 साल से बिकने वाले का निज़ाम बनाने वाले, उस निज़ाम के साथ खड़े होने वाले को शर्म नहीं आई? जब नवाज शरीफ साहब ने 2006 में कहा था कि सेनेट में लोग बिकते हैं और उस बिकने को वो रोकना चाहते हैं, तो जब हम बिकने का उस मंडी के खिलाफ बिल लेके आए तो आप बिकने वालों के साथ खड़े हो गए। आपने 2015 में जब बिकने को रोकने की बात की तो इमरान खान ने आपकी सपोर्ट की। लेकिन आज बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें इस बात पे शर्मिंदगी है कि बिकते हमारे लोग हैं, लेकिन हम तो इस मंडी को उखाड़ना चाहते थे। ये 30 साल से मुल्क लूटकर पैसे बाहर ले जाने वाले और यहाँ से लूट मार करके मुल्क से भागने वालों ने इस सारे सिस्टम को सपोर्ट किया कि लोग बिके और पाकिस्तानी कौम के सामने MNPS चोरों की तरह छुपते रहे। तो हम तो शर्मिंदा हैं, इस निज़ाम में रह के भी ये ठीक नहीं कर सके। हम किस पे इल्जाम लगाएं? क्या ये जिम्मेदारी मेरी है? इमरान खान तो 2.5 साल के बाद याद आया ना जब इलेक्शन करीब थे, एजेंसी से रिपोर्ट करें, पहले भी कर सकते थे। जिम्मेदारी ये इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन फेल हुआ है। अच्छा मुझे ये बता दो दोबारा, जब इलेक्शन का फेल हो गया, मैं मान गया आपकी बात। हर एक काम करते हैं, अब्बासी साहब एक काम करते हैं, मैं आज की तारीख में सियासी तौर पे हमें करोड़ों लोग देख रहे हैं इस वक्त, आपको मुझे अज़मा साहिबा को एक बात पे एग्री करते हैं। अज़मा साहिबा आपसे माजरत के साथ में कर रहा हूं एक बात, ले जी इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया, ये अज़मा साहिबा मेरे सामने बैठी हैं, इनकी पार्टी और इनके बाकी PDM के तहत ये सब चोर डाकू, मैं मान गया आपकी बात, ठीक हो गया। अब वो 17 लोग जिनके नाम आपको पता है उनके खिलाफ एक्शन ले लें आप। मैं कहता हूं आप सुरखरू हो जाएंगे, तो चोर डाकू है, मैं मान गया, इनको छोड़ दें आप, अब आप एक्शन ले लें। देखें आप बड़ी ये बड़ी मासूमाना सी आपकी एक ख्वाहिश भी है और गुफ्तगू भी है मेरे भाई। जब तक आपके पास बड़ी शरीफाना कोर्ट में चैलेंजेबल एविडेंस ना हो, आप किसी बंदे को फारिग नहीं कर सकते। जिसको आप फारिग करेंगे वो कल खड़ा हो जाएगा, वो कुरान पे कसम उठा लेगा, वो हल्फ ले लेगा। इसका एक ही तरीका है, यूसुफ रजा गिलानी साहब रसीदों के मुताबिक बंदों के नाम बताएं कि इन बंदों को मैंने इतने इतने पैसे दिए थे, अगर हम उनको बाहर ना निकालें तो फिर बात करें। ऐसे तो मेरे पे भी इल्जाम लग सकता है, मैं कह सकता हूँ अज़मा साहब पे भी इल्जाम लग सकता है, किसी पे भी लग सकता है। इल्जाम लगाने के लिए किसी का ये बयान हमें पता है, हमें किसी इदारे ने, वजीर आज़म के नीचे जितने इदारे हैं, किसी इदारे ने बता दिया, क्या उस इदारे की इंफॉर्मेशन आपकी बात ठीक है, मैं अज़मा साहबा की तरफ जाने से पहले आपका मशवरा बड़ा अच्छा है। एक काम करते हैं, गिलानी साहब उन लोगों के नाम दें जिनको इन्होंने खरीदा है, आप उन 14 लोगों के नाम दें जो सेनेट की अदम एतमाद की तारीख में आपके हक में आ गए थे। इधर से ये नाम आएंगे 17 नाम, 14 नाम आपके आएंगे, सरा का जो है ना वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अज़मा साहिबा मुझे ये बताएं, आपने 14 लोगों के नाम देना, आप बात करते हैं, आपने कौन सी कोई तहकीकात की कि वो 14 लोग कौन थे जो आपसे मुनहरिफ हो गए? जी देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ। अब देखें ना, किसी पे इल्जाम लगाने से जो है वो कोर्ट में चले जाएंगे, वो इल्जाम साबित ना होता
जब ये बातें हम इनको कहते थे, इनको बात समझ नहीं आती थी। और इन्होंने खरीदे थे ना हमारे लोग। मैं जब ये कहती थी बार-बार आपके साथ टॉक शोज में कि हमें वो नाम दे दें, हम उनको निकाल बाहर करते हैं, तो उस वक्त ये बहुत बगले बजाया करते थे। आज जब खुद के साथ हुई है तो साथ ही मजलूम बन गए। इनकी जो शर्म और इनकी जो मासूमियत है ना, वो भी इनकी तरह जाली और सिलेक्टेड है। इनका एहतसाब भी इनकी तरह सिलेक्टेड है, इनकी मोरालिटी भी इनकी तरह सिलेक्टेड है, और हर चीज अपनी दफा जो है वो रूल्स बिल्कुल और है, दूसरे की दफा रूल्स बिल्कुल और है। और ये इनको बड़ी शर्म आई ना, इनको शर्म संजरानी साहब की अदम एतमाद में नहीं आई, इनको शर्म 2018 के इलेक्शन चोरी करते हुए नहीं आई, इनको शर्म पंजाब हुकूमत पे कब्जा करते हुए नहीं आई, इनको शर्म जो है वो अपने लोगों से एतमाद का वोट लेते नहीं आई। अब और कितनी शर्में गिनाऊं आपको, तो लोगों से झूठ बोलने पे शर्म नहीं आई, आटा चीनी चोरी करने पे शर्म नहीं आई, अद्वियात की कीमत बढ़ाने पे शर्म नहीं आई, मैं तो गिनाती रहूंगी, लेकिन इनको शर्म नहीं आई तो नहीं आई। इसलिए ये अपनी दफा जब हो ना, इनको कोई वोट डाल दे तो वो बहुत अच्छी बात है, वो सादे को रवानत होती है, और किसी और को वोट डाल दिए तो वो बिक गया होता है, और वो जो है उन्होंने पैसे ले लिए होते हैं, और हमारे पे इल्जाम लगाना आसान है, और इल्जाम लगाना बहुत ही जो है वो बुरी बात है, इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये अपनी खातिर जमा रखें, इनको एक्चुअली खुद भी अब वाइंड अप करके जाना है, बराए मेहरबानी जाएं, इस मुल्क की जान छोड़ें, जितना आपने इस मुल्क को अजाब में शिकार करना था वो कर लिया। ये आपके कहने पे इलेक्शन कमीशन जो है वो घर नहीं जाएगा। अगर आपने कहा था कि मेरे लिए 500 बंदे कहेंगे तो मैं इस्तीफा देके घर जाऊंगा, तो आपके लिए तो 500 से कहीं ज्यादा लोग इस्तीफा जो है मांग रहे, तो आप इस्तीफा दें और जाए, सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। चले ठीक है आज़मा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब्बासी साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताएंगे जो कल पीडीएम का इजलास होने जा रहा है उसमें कुछ ऐसे फैसले मुतवक्के हैं जो पाकिस्तानी सियासत का रुख तब्दील कर सकते हैं। एक नंबर 2, हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पा रही, क्या लॉकडाउन ही एक वाहिद हल है। नंबर 3, जो कुछ हुआ शहबाज गिल साहब के साथ बिल्कुल गलत है, लेकिन आपको बताएंगे पाकिस्तानी तारीख में जब दलील खत्म हो जाती है तो कब कब सियासतदानों को ऐसे ही अजियत का सामना करना पड़ा, कभी जूता खाना पड़ा तो कभी चेहरे पे स्याही जो है वो झेलना पड़ी। इस वक्फे के बाद ऑपोजिशन की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। कल पीडीएम का इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है। तहम्मुल और इन हाउस तब्दीली पर कायल नजर आती मुस्लिम लीग नून और जेयूआईएफए दोबारा बिफर चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नाम ले लेकर तनकीद की जा रही है। यूं जिससे गुरेज किया जा रहा था वही अमल दोबारा दोहराया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट की सीट पर पीडीएम की इबरतनाक शिकस्त से सियासी मंजरनामा बदलता हुआ नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी की बात मानती अपोजिशन जमातें हत्थे से उखड़ चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजाने को तैयार नजर आते हैं। इसी हवाले से आज नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, जिसमें सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मजीद तेज करने पर गौर किया गया। 11 दिन बाद पीडीएम लॉन्ग मार्च की शक्ल में इस्लामाबाद का रुख करेगी। इस मार्च के हवाले से कल पीडीएम का अहम तरीन सरबराही इजलास होगा, जिसमें लॉन्ग मार्च से मुतालिक हतमी फैसला और हतमी हिकमत अमली तय की जाएगी। लेकिन कल के इजलास से पहले ही नून लीग ने आज ही अपना फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ ने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को पेशकश करते हुए कहा है कि कोई और जमात माने या न माने, हमारे इस्तीफों पर आप फैसला कर सकते हैं। हम अपनी जमात के तमाम अरकान असम्बली के इस्तीफे आपके हवाले करने को तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान खुद भी असम्बलियों से इस्तीफों के ख्वाहिशमंद हैं। आज भी उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि इस्तीफे न दिए तो शायद लॉन्ग मार्च का ज़्यादा फ़ायदा न हो। इस ऑप्शन पर भी कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दें, उसको भी एजेंडे पर रखा गया है, क्योंकि मेरे ज़ाती ख्याल में अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान हर सूरत इस्तीफों के साथ ही लॉन्ग मार्च में जाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इन्हें पीपल्स पार्टी की मुखालफत का भी खतरा है। इसीलिए मुत्तहदा अपोजिशन के मुस्तकबिल के हवाले से कल का दिन इंतहाई अहम है। और आज लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने भी दो टोक कह दिया कि कल पता चल जाएगा कौन सी जमात कहाँ खड़ी है। इस्तीफों का मामला अभी कल क्लियर हो जाएगा ना। कल का इजलास आई थिंक इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन हर जमात के अपने कोई पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उनकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो उनको देख के बात करते हैं। जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे, उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी, उनको भी अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इस हुकूमत से निजात के लिए पूरा आखिरी धक्का ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने वाजे कर दिया है कि कल के इजलास में क्या मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी
बिलावल भुट्टो ने इस्तीफे न देने के फैसले के हक में दलाइल देते हुए कहा कि ऑपोजिशन को अब तक जितनी भी कामयाबियां मिली हैं वो असेंबली में रहते हुए मिली हैं। इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन के तौर पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा जो राय है वो पहले दिन से ये रहा है, आज भी ये है, और मैं समझता हूँ कि आपका कामयाबी बाई इलेक्शंस में, नेशनल असेंबली में और आखिर सेनेट में इस मौक़िफ़ को ज़्यादा ताकत देता है कि हमें इस्तीफा को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन की तरह और लास्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक JUI और मुस्लिम लीग नवाज कल के PDM इजलास में इकट्ठे इस्तीफे देने के लिए दोबारा दबाव डालेंगे। अखबार ने पीपल्स पार्टी के हवाले से दावा किया है कि वह हर कीमत पर इस तजवीज़ की मुखालफत करेगी और दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी और JUI दोनों ही सेनेट इंतखाबात के नताइज को अपने मौक़िफ़ की बुनियाद बना रहे हैं। डॉन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात ने साबित कर दिया है कि कौमी असम्बली स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बेअसर होगी, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी ने अपोजिशन की पोजीशन को मुसाकम किया। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर इस्तीफे देने के हक में नहीं है। पहले भी पीपल्स पार्टी की जिद की वजह से ही नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तीफों की बजाय दूसरे तरीकों से हुकूमत को घर भेजने पर राजी किया था। ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन साथ मिलकर लड़ने पर कायल किया था। यही नहीं बल्कि इसी दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बार बार ये बयानात भी देते रहे थे कि अब की बार इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो चुकी है। जो मुझे बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए। तो बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा साहब। कारा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्यों नून लीग उस राह पर नहीं चल रही जिस पे आप या पूरी PDM चलना चाह रही है? नून लीग और मौलाना का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। इस्तीफों की ऑप्शन उन्होंने दे दी है, लेकिन आपको नहीं लगता ये फैसले जो आप ये कहते थे कि हमारी PDM मुश्तरका तौर पे करती है, नून लीग और JUI अब अलहदा होकर आपसे करने लग गई? ये बहुत बड़े फैसले हैं। कल की मीटिंग में जो भी नुक्ता नजर आया है, हमारा जो नुक्ता नजर है, उनका जो नुक्ता नजर है, अब आपस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इस पे डिस्कस करने के बाद इस पे फैसले करेंगे। असल में होता ये है जी कि जब हम मीडिया के जरिए बातें करना शुरू कर देते हैं तो उससे भ्रम होता है। हालांकि चाहिए ये, हम मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं ना, हमारा आपस में इत्तेफाक राय हर चीज पे तो नहीं है। इत्तेफाक राय क्रिएट किया जाता है डिस्कशन से, तो वो डिस्कशन करने के बाद आना चाहिए। ज्यादा मौजू होता है, बेहतर होता है कि हम मीटिंगों के अंदर बैठ के अगर आपस में बातें कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मीडिया के जरिए बातें होंगी तो उसके कई एंगल्स बन जाएंगे। लेकिन वो मियां साहब हमारे सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा है तो उनका एहतराम है हमें बड़ा, लेकिन ये फैसला तो वहाँ PDM। अच्छा सर, ये आपको नहीं लगता कि ऐसे फैसले आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किए जा रहे हैं? मतलब अभी हालिया जो शिकस्त हुई है आपको सेनेट में, उसके बाद कुछ मौलाना हो गए या मियां नवाज शरीफ साहब, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसी बातें कर रहे हैं? हमारी चेयरमैन सेनेट पे शिकस्त तो हुई नहीं, वो तो डाका डरा गया है, और उस डाके का जवाब फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हम जीते हुए हैं, हमारे वोट चुराए नहीं गए, डाका मार के छीने गए हैं, और हम वो वोट वापस लेंगे, हर हाल में लेंगे इंशाल्लाह। उसकी फ्रस्ट्रेशन का कोई तुक नहीं है, कोई वजह नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि वो फ्रस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह हो सकता है। उनका एक ख्याल है, हमारा एक ख्याल है। अब जब दोनों ख्याल इकट्ठे रख के इस पे बहस करेंगे तो फिर इत्तेफाक राय कर लेंगे कि क्या। अच्छा, शिकायत सिर्फ आपको नहीं है, शिकायत हुकूमत को भी है। वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। अब वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरी कमीशन की तब्दीली की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ जाना चाह रहे हैं। तो इस पर आपकी जमात या PDM का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, हम कोई इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं है। इलेक्शन कमीशन की साख भी बहुत बाजी की बड़ी शानदार नहीं है, लेकिन इस मामले में हुकूमत वक्त ने बहुत ही अफसोसनाक रवैया अख्तियार कर रखा है। वो इलेक्शन कमीशन हो, वो पार्लिमान हो, हर इदारे को वो तौकीर उसकी खराब कर रहे हैं, और कभी इदारों को गैर जरूरी तौर पे सियासत में इन्वॉल्व करके उन इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी क्या ख्वाहिश है कि इलेक्शन कमीशन क्या वजीर आजम के हुक्म पे इनका फैसला मान लेता? इलेक्शन कमीशन वजीर आजम के कहने पे दस्का की सीट का इनका नोटिफिकेशन कर देता? वो जो 22 पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर उठाए गए हैं उनको कुछ ना करता? अगर उन्होंने अपने तई ये देख के कि इस पूरे इलेक्शन में उसकी फुटेज मौजूद है, उसकी सारी रिपोर्टिंग मौजूद है, रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट मौजूद है, इनके अपने जो इदारे हैं उनकी रिपोर्ट मौजूद है, तो उसके बाद उन्होंने एक फैसला दिया है
और ये अगर कहते हैं कि हम जीते हुए हैं तो उनको दोबारा इलेक्शन में क्या मसला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले से अगर किसी को एतराज है तो उनका हक है, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और क्या करना है। अब वजीर आजम की अगर ये ख्वाहिश है कि मेरा हुक्म क्यों नहीं माना गया, तो ये तो अनोखे लाडले की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। इस सूरत में हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन, ये पहली दफा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने पांव पे वजन डाल रहा है और ये एक आसान कदम है। इस रवैये, इस रवायत को जारी रखना चाहिए कि इंसाफ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी साख खुद बड़ी करनी है, खुद खड़ी करनी है। अच्छा कारा साहब, आपका आखिरी दिन तक मौकफ रहा कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, आपकी जमात की बात कर रहा हूँ, मगर आप ही के इत्तेहादी नून लीगी मौकफ मुख्तलिफ है, उनको नहीं लगता कि वो न्यूट्रल है? और इस बात का जार बाज नून लीगी रहनुमा ने ट्विटर पे किया। उन्होंने लिखा कि आप मतलब बिलावल साहब को टैग करके किया, उनको मुखातिब करके किया कि अब आपने मजा ले लिया न्यूट्रल होने का या उनके न्यूट्रल होने का। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक वजह है, जो एक तनाज़ा है आपका नून लीग का, और ये एक ऐसी दो राहें हैं जिस पे आप चलते हैं, एक समझती है कि वो न्यूट्रल है, एक समझती है कि नहीं है? मेरा ख्याल है जी, जिन लोगों ने ये बात कही है उनको चाहिए कि वो अपनी जमात की क़यादत को कहें कि वो हमें जो मीटिंग्स होती हैं उसमें बैठ के बात कर लें। यूं सोशल मीडिया या मीडिया पे बातें करने से तलखियां बढ़ती हैं और फिर अपने अपने लेवल्स हैं गुफ्तगू करने के। मुझे अगर अपनी इत्तेहादी जमातों में से किसी क़यादत के साथ इख्तलाफ है तो मुझे अपनी क़यादत से बात करनी चाहिए। मुझे डायरेक्टली मीडिया के जरिए उस क़यादत के ऊपर एतराज़ नहीं उठाना चाहिए। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर मेरी क़यादत का ये फर्ज बनता है कि वो मेरा मुंह बंद करे। तो क्या ये इस तरह की चीजें आपको लगता है खला पैदा कर सकती हैं आपके और आपके इत्तेहादियों के बाबैन? नहीं है, ये कोई लेवल नहीं है कि इससे इख्तलाफ हो सके, लेकिन ये नामुनासिब और गैर जिम्मेदाराना रवैया बहरहाल है। ठीक है कारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। मुल्क की सियासत में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। सियासी दर्जा हरारत इस कदर बढ़ गया है कि बात बयानात से बहुत आगे जा चुकी है, नुकसानात तक पहुंच गई है। किसी पर जूता फेंक दिया जाता है, किसी पर स्याही उड़ेल दी जाती है, कोई अंडों का निशाना बनता है और कहीं गोली चला दी जाती है। और बदकिस्मती से सियासी अदम बर्दाश्त का ये मुजाहरा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के गैर जमहूरी दौर से लेकर बाद में आने वाले जमहूरी अदवार तक तसलसल से जारी है। आज शहबाज गिल इस नाहक नफरत का निशाना बने। वो लाहौर हाई कोर्ट पेशी पर आए तो उन पर अंडे और स्याही फेंकी गई। स्याही में मौजूद केमिकल से उनकी आंख में इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर्स ने उनकी बाएं आंख का इलाज करने के बाद पट्टी लगाई। हमला करने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि एक खातून की वीडियो सामने आई है जो वारदात में मुलव्विस होने का ऐलान कर रही। मेरा ख्याल को स्याही फेंकी है जी। और बाकी आप ठीक है साहब? आपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं जी, क्योंकि ये गुंडागर्दी है। बड़ी जुर्रत के साथ मैंने किया है और मैं इस पे फख्र महसूस करती। बेशक मुझे इसके लिए जेल भी जाना पड़े, मुझे कोई डर नहीं। हमले के बाद शहबाज गिल का अंदाज भी जारहाना नजर आया। उन्होंने नामुनासिब अंदाज में मरियम नवाज को मुखातिब किया और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत की गई तो वो मरियम नवाज के घर के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतां दी कोई शै भी मेरे ते सुट्टो। जट दा पुੱਤ है, तुहाडी मंजी पीढ़ी उथों तक ठोकांगा कि तुहाडियां नस्लां याद रखें। और सफदर दी बुढ़ी मरियम नूं मेरा अज पैगाम है, वो जिहड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रखिया होया है, ओदी रन मरियम नूं मेरा अज पैगाम है, अगली बारी इहो जी थकी होई हरकत कीती ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। तुहाडे कोलों जिन्ना जोर लाया जांदा है, जो हुंदा है, जो पुटिया जांदा जे, मेरा तुहानू चैलेंज है वो पुट लो। आज के इस अफसोसनाक वाक़े से पहले 6 मार्च को भी इससे मिलता जुलता वाक़या पेश आया, जब इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से धक्कम पेल और बदसलूकी का निशाना बनाया गया। PTI के कारकुनान ने शाहिद खाकान अब्बासी को धक्के दिए, मुसद्दिक मलिक का गिरेबान पकड़ा और एहसन इकबाल की जानिब जूता उछाला गया तो उनके सर पे लगा। इस वाक़े के बाद मरियम नवाज ने धमकियामेज बयानात जारी किए थे। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। इस साल फरवरी में डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग करके 2 अफराद तो कत्ल किया गया। एहसन इकबाल तो मई 2018 में कातिलाना हमले का निशाना भी बन चुके हैं। उन पर चलाई गई गोली बाजू पर लगी थी और कोहनी के करीब से हड्डी तोड़ते हुए पेट में घुस गई।
किस्म के वाक़यात 2018 में ज़्यादा हुए क्योंकि वो इलेक्शन का साल था और सियासी तकसीम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मार्च 2018 में सियालकोट में ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंक दी गई थी। वो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। नई रवायात जन्म ले रही हैं, नया सियासी असलूब जो है वो लिखा जा रहा है। ये पाकिस्तान की सतत मार्च 2018 में ही तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर भी जूता उछाला गया। वो गुजरात में जलसे से खिताब कर रहे थे कि इस दौरान किसी ने जूता फेंका जो इमरान खान के बजाय उनके बराबर खड़े अलीम खान। 2018 में ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ जूता फेंका गया जो उनके सीने पर लगा। वो लाहौर की जामे नईमिया में तकरीब से खिताब के लिए आए थे जब ये वाक़या पेश आया। अप्रैल 2014 में शहबाज शरीफ पर भी जूता फेंका गया। मार्च 2013 में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करने सिंध हाई कोर्ट गए तो उन पर भी जूता फेंका गया। 2008 में कौफ लीग के सूबाई सदर अरबाब गुलाम रहीम को सिंध असम्बली के ऐवान में जूता मारा गया। 2008 में ही साबिक वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर शेर अफगन न्याजी के साथ वकला ने बदसलूकी की, इन्हें जूता मारा, गिरेबान से पकड़कर घसीटा और 4 घंटे तक कमरे में महबूस रखा। सियासी अदम बर्दाश्त का ये चलन तशवीशनाक भी है और अफसोसनाक भी। माशरे में रवादारी को फ़रोग न दिया गया तो सियासतदानों के चेहरे पर फेंकी गई स्याही हमारे कौमियत पर मल दी जाएगी। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे हमसायों में तो वैक्सीन, हमसाया ममालिक की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो धड़ाधड़ वैक्सीन लग रही है, हमारे यहाँ ये अमल सुस्त क्यों है? क्या सिर्फ लॉकडाउन ही एक हल रह गया है? इस वक्फे के बाद कोरोना की तीसरी लहर संगीन हो चुकी है। संगीनी की बड़ी वजह कोरोना वायरस की मोहलक तरीन बरतानवी किस्म है जो तेजी से पाकिस्तान में फैल रही है। तशवीश की बात यह है कि सामने आने वाले नए केसेस की शरह 5 से 6% तक पहुंच चुकी है और पिछले 5 रोज से रोजाना 2000 से जायद केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी मुल्क में कोरोना के मजीद 2253 केसेस सामने आए और मजीद 29 अमवात भी हुई हैं और बताया जा रहा है कि पंजाब के 4 बड़े शहरों में वबा के 70% केसेस कोरोना की नई और ज़्यादा मोहलिक बरतानवी किस्म के हैं। वफाकी वजीर और कोरोना सूरत हाल को मॉनिटर करने वाली बॉडी NCOC के चेयरमैन असद उमर भी तस्दीक कर चुके हैं कि मुल्क में नए केसेस की बड़ी वजह वायरस की बरतानवी किस्म है। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद पूरे मुल्क में नए सिरे से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कारोबारी औकात में कमी कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। फौरी तौर पर तालीमी सरगर्मियां भी रोक दी गई हैं और आज सिंध में भी 1 माह के लिए मज़ारों और दरगाहों को आवाम के लिए बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। तफरीही मकामात और कारोबारी मराकज़ के औकात में भी कमी की जा चुकी है। हुकूमत पाबंदियाँ लगाने में तो खासी तेज़ी दिखा रही है, लेकिन जहाँ तेज़ी दिखानी चाहिए वहाँ पर हुकूमती इक़दाम कछुए की चाल चल रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन में फुर्ती दिखा दी जाती, दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी वक्त पर वैक्सीन मंगवा ली जाती तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज हम भी बरतानिया की तरह लॉकडाउन लगाने के बजाय पाबंदियों के खात्मे की तरफ बढ़ रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अफसोसनाक तौर पर इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ। पाकिस्तान में फरवरी के शुरू में वैक्सीनेशन का आगाज हुआ था और 1.5 माह गुजरने के बाद आज मुल्क में सिर्फ 3.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो सकी है। आबादी 22 करोड़ जिसका 1% बनता है 22 लाख और पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल इतना सुस्त है कि 45 दिनों में मुल्क की आबादी आधे फीसद को भी वैक्सीनेशन नहीं दी जा सकी। हालांकि पाकिस्तान के बरअक्स श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे ममालिक में तेजी से वैक्सीनेशन का अमल जारी है और अगर अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ न सिर्फ 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक को भी वैक्सीनेशन भेजी जा रही है। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन की 4 करोड़ 50 लाख खुराकें फराहम की जा चुकी है जो 2 से 3 किस्तों में मिलेंगी। पहली खेप में कम से कम 1 करोड़ 40 लाख खुराकों की तवक्को की जा रही है। यानी देखा जाए तो खित्ते में अगर किसी मुल्क ने वैक्सीन के मामले पर सुस्ती दिखाई है तो वो है पाकिस्तान, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से हुकूमत का रवैया पहले दिन से ही सवालिया निशान बना हुआ है। गुज़िश्ता साल नवंबर में कई कंपनीज की तरफ से वैक्सीन बना लेने का ऐलान सामने आया था, तब दुनिया भर से वैक्सीन के ऑर्डर्स दिए जाने लगे थे। दुनिया भर के ममालिक अपने शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की पेशगी बुकिंग करवा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को इसका ख्याल ही नहीं आया।
और हालत ये थी कि जनवरी के वस्त तक पाकिस्तानी हुकूमत ने वैक्सीन के लिए किसी कंपनी को कोई ऑर्डर तक नहीं दिया और फिर चीन की जानिब से साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकों का अतिया मिला, जिस पर खूब वाहवाह भी की गई। लेकिन इस वैक्सीन को लगाने के लिए भी सुस्ती दिखाई गई। हालत यह है कि 1.5 माह में भी वैक्सीन की 5 लाख खुराकें नहीं लगाई जा सकी हैं और अब हुकूमत ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने का फैसला किया है, जिसके तहत मुल्क गिर मास वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इस हवाले से NCOC ने 15 बड़े शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने की मंजूरी भी दे दी है। क्या इस इकदाम से इस ताखीर का अजाला मुमकिन होगा जो हुकूमत की जानिब से मुसलसल दिखाई जाती रही है, और वही ताखीर इस तीसरी लहर के फैलाव की वजह भी बनी है? इसी पर बात करेंगे। साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा। डॉक्टर साहबा, शुक्रिया आपके वक्त का। सुस्ती की वजह क्या है? हमारे पड़ोसी ममालिक ने तो बड़ी तेजी दिखाई है, क्या हम अतिये का इंतजार करते रहेंगे? मतलब मांगे तांगे की वैक्सीन नहीं लगानी है, खुद प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं की हमने टाइम पर? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं वैक्सीनेशन के हवाले से बताऊं कि अगर हमें ये वैक्सीन अगर एज ए गिफ्ट भी मिल रही है तो इसमें आपको गवर्नमेंट को क्रेडिट देना है कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे मेजर्स हैं, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से हमें ये वैक्सीन मिल रही है। कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से जो वैक्सीन हमारे पास पहुंचने वाली है वो हमें बाकी मुल्कों की बनिस्बत जो कोवैक्स के दूसरे मेंबर ममालिक हैं उनकी बनिस्बत हमें जल्दी मिल रही है, और उसकी वजह यही है कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो उन्होंने देखी कि इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, फिर उसकी पूरी डिलीवरी टू डिफरेंट प्रोविंसेस, उसकी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जो हम लोगों ने पूरा उसका जो एक सिलसिला बनाया है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स बनने हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सारा निज़ाम देखते हुए कोवैक्स के प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान को एडमिट किया कि इनकी तैयारी जो है वो बाकी ममालिक से बेहतर है, इसलिए हमें वो वैक्सीन जो है वो जल्दी मिल रही है। तो अगर हमें फ्री वैक्सीन भी मिल रही है तो उसका क्रेडिट भी आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए। और जहां तक ये बात, डॉक्टर साहब आपको क्रेडिट दे दिया, मैंने वो दे दिया, लेकिन उसमें ये बताइएगा जो फ्री की वैक्सीन या कोई भी चीज जो फ्री की होती है ना, उसकी एक लिमिट होती है ना, वो बड़ी लिमिटेड महदूद सी उसकी अमाउंट होती है। ऐसा तो नहीं कि वो आपकी सारी की सारी आवाम के लिए वो अपने खजाने खाली कर देंगे। तो हमें भी तो प्रोक्योरमेंट करनी है ना, हमें भी तो खरीदनी है ना आवाम की जरूरियात को देखते हुए। देखिए, कैंसिनो बायो की वैक्सीन जिसकी पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, उनके साथ हमारा प्री बुकिंग एक एग्रीमेंट था। वो यही होता है कि जब आप किसी मुल्क में ट्रायल करते हैं तो आप बाउंड होते हैं कि आप उस मुल्क को वैक्सीन जो है वो जल्दी प्रोवाइड करें। तो कैंसिनो बायो को पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं परचेज के, और इंशाल्लाह ताला वो वैक्सीन भी आ जाएगी। इस वक्त हम हर प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, चाहे हमें परचेज करनी पड़ रही है, चाहे वो कोवैक्स का प्लेटफॉर्म है, चाहे हमें गिफ्ट की सूरत में मिल रही है। असल मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान पहुंचे और उसको हम अपने लोगों तक पहुंचा सकें। ये हम सबको पता है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है अगर हमने उसको अचीव करना है तो हमने अपनी 70% पॉपुलेशन तक ये वैक्सीन पहुंचानी है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत अच्छे इंतजामात के साथ जो है वो ये वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। शुरू में जरूर ये प्रोसेस स्लो था, मगर उसकी वजह यही थी कि लोगों में एक हेजिटेंसी थी, लोग सामने नहीं आ रहे थे लगवाने के लिए। तो इसीलिए अब पॉलिसी को टोटली चेंज किया गया है, और जो लोग विलिंग हैं उनके लिए इस वक्त 60+ के लिए उसको ओपन पहले लाहौर में किया गया है। ये बताइएगा हम कितनी मिकदार में मंगवा रहे हैं? जो आपने कहा कि हमारा मुआहदा हुआ है, ये कितनी मिकदार में है? मतलब ये अगर आती है पाकिस्तान तो कितने फीसद लोगों को ये कैटर कर पाएगी, और उसके लगाने का रोड मैप क्या होगा? देखिए, हमारा टारगेट यही है कि 2021 के एंड तक जो है हम अपनी मोस्ट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन जो है उसको हम टच कर लें। तो ये कंसाइनमेंट्स में आ रही है। पहले हमारे पास तकरीबन 7.5 लाख डोजेस थी साइनोफार्म की। इंशाल्लाह ताला कल या परसों जो प्लेन हमारा जा रहा है वो लेकर आएगा, वो मजीद इतनी वैक्सीन ले आएगा। उसके अलावा कैंसिनो बायो की भी हमने काफी थाउजेंड्स में वैक्सीन जो है वो बुक करा ली है, मगर ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म एस्ट्राजेनेका भी हमारे पास पहुंचने वाली है। तो ये इंशाल्लाह ताला 14.6 मिलियन हमारे पास वो डोजेस आ रही हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कंसाइनमेंट्स अब जो हैं कुछ फर्स्ट क्वार्टर में आई है, सेकंड क्वार्टर में ऑफ 2021 ये और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा।
तो गवर्नमेंट इस वक्त पूरी तरह विजिलेंट है, अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है, अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी पूरी कोशिशें हैं कि हम अरेंज करें। और इसमें आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान उन पहले 65 ममालिक में है जहां पे वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। अभी तक 130 ममालिक ऐसे हैं जहां पे अभी ये अमल शुरू भी नहीं हो सका। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको इनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और इस वक्त हम सबका फोकस ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस करके वैक्सीनेशन सेंटर्स तक लाएं कि वो वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, क्या कन्विंस करना लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है? आपको लग रहा है कि एक बड़ी तादाद आवाम की रिलक्टेंट है वैक्सीन लगवाने से? जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम आ रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी, चाहे आप उसको यूके ले लें, यूएसए ले लें, कनाडा ले लें, हर जगह पे जो है वो रिफ्यूजल देखने में आ रहा है। लोग हेजिटेंट है। जाहिर है ये वैक्सीन पहली दफा दुनिया में बनी है, लोगों को अभी इसके बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि जब वैक्सीन बड़े सालों से, जैसे जो बाकी वैक्सीन हैं वो साल हो गए, 30-30 40-40 साल से इस्तेमाल हो रही है, तो उसके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। और उस वैक्सीन को भी आप देख लें कि हमारा मुल्क जो है पोलियो वैक्सीन को आज तक उसकी हमें रिफ्यूजल्स आते हैं, हालांकि पूरी दुनिया में पोलियो रेडिकेट हुआ है और इसी वैक्सीन के थ्रू हुआ है। मगर पाकिस्तान में हमें आज तक पोलियो का, हम वाहिद ममालिक हैं दुनिया के दो, एक ये अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान, जहाँ पे आज भी हम पोलियो खत्म नहीं कर सके, और उसकी वजह यही है कि रिफ्यूजल रेट है। तो पाकिस्तान में भी, और अब तो ये रिफ्यूजल आप बाकी डेवलप्ड नेशंस में भी देख रहे हैं कोविड वैक्सीन के लिए। पाकिस्तान में अभी हमारे पास जो लोग विलिंगली सामने आ रहे हैं उनके लिए वाफिर मिकदार में वैक्सीन जो है वो अरेंज हुई हुई है, और जैसे ही ये लोग विलिंग लोग जब तक हमारे पास आते रहेंगे इनको लगेगी। उसके बाद चूंकि तमाम डाटा जो है वो कितनी है डॉक्टर साहब, जरा बताना पसंद करेंगी? देखिए, मैंने आपको बताया ना, डिफरेंट कंसाइनमेंट्स हैं, मगर हमारे पास लाखों की तादाद में, अब ये मिलियंस में बल्कि ये वैक्सीन जो है ये कंसाइनमेंट्स में पाइपलाइन में है। और ये आप हर आने वाले दिन के साथ, एक तो शायद परसों एक कंसाइनमेंट आ रही है, कुछ 15 मार्च के बाद जो प्लान थी वो भी हमारे पास पहुंच जाएंगी। मगर आपका इस वैक्सीनेशन का अमल किसी स्टेज पे भी नहीं रुकेगा। जितने लोग विलिंग हैं उतने लोगों के लिए वैक्सीन जो है वो साथ साथ पहुंचती रहेगी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।